हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सदा काकड़ एज़ यू ऑल नो एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा न्यू चैप्टर जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो कि चैप्टर नंबर 2 है और एफएससी फर्स्ट ईयर है। अब बायोलॉजिकल वर्ड से हम वाकिफ़ है कि बायो का मतलब है लाइफ, लॉजिकल का मतलब है जो लॉजिक हम उनसे लेते हैं, मॉलिक्यूल्स पे फोकस करते हैं। मॉलिक्यूल से मतलब ये है कि जब सेम एटम आके कंबाइन हो जाते हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल से मतलब ये है कि हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स, ये चीज़ें हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम इन चीज़ों को बोलते हैं। फिर हमारे पास एक चीज़ आ रहा है कि अगर हम किसी सेल को लेते हैं और सेल में हमें पता है कि जो चीज़ें प्रेजेंट होती है मींस आरएनए, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, लिपिड्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम सेल कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास सेल कंपोनेंट हुए। और जो हमारे पास केमिकल प्रोसेस होते हैं लाइक के रिस्पायरेशन, डाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फोटोसिंथेसिस, यानी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, तो ये दोनों क्या करते हैं, जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके केमिकल कंपोनेंट और केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री बन जाता है। डेफिनेशन में इसका आ रहा है द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स and the chemical process in living organism is called biochemistry। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हुई। बेसिकली केमिकल कंपोनेंट जो है वो ये है और केमिकल प्रोसेस से मुराद ये है। अब दूसरा इसमें हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी अगर यहाँ पे एक सेल में हमारे पास केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं तो वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है। वही केमिकल प्रोसेस लाइक रिस्पायरेशन, डाइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, तो वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म था। अब मेटाबॉलिज्म में हम फर्दर पढ़ेंगे कि उसके 2 टाइप्स है, एक हमारे पास एनाबॉलिज्म है, एक हमारे पास कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में ये होता है कि जब छोटे मॉलिक्यूल्स आके हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस वक्त जब बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो उस वक्त हम एनर्जी भी देते हैं। तो एनाबॉलिज्म में ये होता है कि किस मॉलिक्यूल के बनने का अमल होता है, जबकि एक दूसरा उसका ब्रांच टाइप जो है मेटाबॉलिज्म का वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ये होता है कि जब बड़ा मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं उसको हम तोड़ देते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में वो टूट जाता है और जो एनर्जी यहाँ पे उन्होंने गेन की होती है वो यहाँ पे रिलीज हो जाती है। सिंपली वी कैन से दैट इन एनाबॉलिज्म दैट सिंपल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड इन कैटाबॉलिज्म दैट कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। अब इसमें एक छोटा और टॉपिक आ रहा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। यानी सेल की कंपोजिशन क्या है, सेल में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है या सेल कौन सी चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट आ रहा है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, बोथ को हम बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, एंड 6 है विटामिन प्लस मिनरल्स। 7 भी इसमें है, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो 7 चीज़ें हमारे पास बेसिकली सेल में प्रेजेंट होती है। अब इसको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है हर एक का। अब पहला इसमें वाटर है, तो लेट्स सी वाटर में क्या है। बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास वीडियो टाइमिंग है वो कम होती है, इसीलिए मैं पहले से ही अपना लेक्चर प्रिपेयर करके रखती हूँ, लेकिन वीडियो में सिर्फ मैं उसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो हमारे पास वाटर है, फर्स्ट है वाटर। हमें पता है कि एक मेमेलियन सेल अगर हम ले लेते हैं तो उसमें 70% जो हिस्सा है उसका वो पानी से बना होता है। यानी हम कह सकते हैं पानी जो है वो थ्रू आउट सेल में मौजूद होता है। तो वाटर
में डिज़ोल्व्ड सस्पेंड्स भी होते हैं एंड आयनाइज मटेरियल्स भी होते हैं, वाटर में मिले होते हैं। तो इनका फंक्शन ये होता है कि वो सेल के टेम्परेचर को जो है वो बराबर रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, मींस वो अपने टेम्परेचर को बरकरार रख रहा होता है थ्रू वाटर एंड डिज़ोल्व्ड सस्पेंड्स एंड आयनाइज मटेरियल्स। दूसरा इसमें आ रहा था इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे पास हम कह सकते हैं कि सेल में थ्रू आउट मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स का फंक्शन ये होता है कि एक तो वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, दूसरा ये पीएच को मेंटेन रखते हैं, तीसरा ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रेगुलेट करते हैं। अब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से मुराद ये है कि जब हम किसी सेल को लेते हैं, हमें पता है कि सेल में हमारे पास साल्ट मीन नमकियात प्लस वाटर दोनों मौजूद होते हैं। जब हमारे पास अब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से मुराद ये है कि अभी फॉर एग्जांपल हम सेल ले रहे हैं, पहले भी बताया था कि उसमें नमकियात मौजूद होते हैं और पानी मौजूद होते हैं। जब हमारे पास कभी पानी की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन में हम सेल को बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, वो हाइपोटोनिक बन जाता है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन उसमें बढ़ जाती है और वो सेल जो है वो स्वेलिंग उसकी हो जाती है और वो बस्ट हो जाता है। दूसरा हमारे पास इसमें आ रहा है हाइपरटोनिक। टॉनिक जो है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम बोल सकते हैं जो नमकियात वगैरह होती है। अब अगर हम किसी सेल को ले रहे हैं, उसमें पानी जो है वो रिमूव हो जाती है और यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए, तब उस सिचुएशन में सेल जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी शेप जो है वो डैमेज हो जाती है। यानी जाहिर सी बात है, जहाँ पे नमकियात ज़्यादा होगी वो पानी को रिमूव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ यानी तुर्श चीज़ खाते हैं, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो वो यही होता है कि जो पानी जो है वो रिमूव हो जाता है, तो वहाँ पे नमकियात यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो उस सिचुएशन में हम सेल को बोलते हैं हाइपरटोनिक। तीसरा हमारे पास एक सिचुएशन आता है जिसमें हमारे पास वाटर प्लस सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। उस सिचुएशन में हम सेल को बोलते हैं ऑस्मोटिक। तो ये हमारे पास एज अ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो भी काम करती है। पीएच को भी इसने मेंटेन रखा होता है, ना ही मतलब पीएच जो है वो एसिडिक होता है, ना ही बेसिक यानी न्यूट्रल रखा होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी। अब थर्ड वहाँ पे चीज़ आ रहा था प्रोटीन। प्रोटीन जो है पढ़ेंगे कि ये हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे है और इसका फंक्शन क्या है। प्रोटीन जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, यानी मेम्ब्रेन जो भी मेम्ब्रेन होती है। साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन का मतलब होता है हमारा पूरा ड्राइड बॉडी, मतलब हमारा ढांचा उर्दू में हम बोल सकते हैं। थर्ड इसमें आता है राइबोसोम्स। फोर्थ इसमें है एंजाइम्स। यानी इन चारों चीज़ों में हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है। तो अब इसका फंक्शन ये होता है कि तो हमें एक स्ट्रक्चर देता है, दूसरा स्ट्रेंथ देता है, तीसरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी जो हम अपने आंतों वगैरह को सुकड़ते और फैलाते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। फोर्थ इसका भी है वो फंक्शन है वो कैटालिटिक। कैटालिटिक से मुराद है जब एंजाइम का फंक्शन होता है। कैटालिटिक फंक्शन जो है वो एंजाइम का है। जब कभी कभार हम केमिकल प्रोसेस करवाते हैं तो उस मतलब हम चाहते हैं वो उसकी स्पीड जल्दी तेज़ हो और वो चीज़ हमें जल्दी से हासिल हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसमें एंजाइम डाल देते हैं। एंजाइम क्या करता है, वो रिएक्शन जो है वो जल्दी उसकी स्पीड जो है वो जल्दी करवा देता है और वो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो जल्दी मिल जाता है। बग़ैर एंजाइम के केमिकल प्रोसेस बहुत स्लोली होता है, यानी उसमें मंथ्स भी लग सकते हैं, वीक भी लग सकते हैं, इवन ईयर भी लग सकते हैं। तो स्पीड अप कराने के लिए हम एंजाइम यूज़ करते हैं और एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि वो कैटालिटिक बिहेवियर है। फिफ्थ उसमें है बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी से मुराद ये है वही जो पीएच को मेंटेन रखा होता है, लेकिन बफर का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेजर काम ये होता है कि वो पीएच को जो है कंट्रोल कर के रखता है, यानी हमारे ब्लड का पीएच जो है वो मेंटेन है, तो ये बफरिंग कैपेसिटी में आता है। अब फोर्थ इसमें है लिपिड। लिपिड हम पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन क्या है और प्रेजेंट कहाँ पे है।
फंक्शन इसका ये है कि ये हमारे पास प्रोवाइड एनर्जी सोर्स है। हम कह सकते हैं कि एक स्टोर एनर्जी है हमें, और ये प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। ये गोल्जी कम्प्लेक्स के मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। अब गोल्जी में कम्प्लेक्स क्या चीज़ होती है, यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया है, ये छोटे छोटे उसमें राइबोसोम्स है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमें पता है डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं। आरएनए हमारे पास साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होती है, मतलब यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब ये हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, एक दूसरे पे क्वाइंस लाइक पड़े हैं। इसका फंक्शन ये होता है गोल्जी कम्प्लेक्स का कि इसके पास जब वेसल कोई आती है, कोई मतलब कुछ भी मटेरियल आता है इसके पास, ये उसकी पैकिंग करवाता है, फिर आगे उसको फॉरवर्ड करता है। तो गोल्जी कम्प्लेक्स का फंक्शन ये है। अब लिपिड के फंक्शन को पढ़ते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है कि हमारे पास प्रोटेक्शन, यानी लिपिड जो है हमारे पास हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, शेप देता है, इंसुलेट करके रखता है हमारी बॉडी को। ये तो जाहिर सी बात है, बहुत कॉमन है। अब फिफ्थ हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट, जिसका फार्मूला है CH2O, और फंक्शन इसका ये है एज आ फ्यूल काम करता है। जब हमारे पास हमारी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, यानी केमिकल प्रोसेस, वही एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म कटने और बनने का अमल कंटिन्यूसली होता रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे जाके फ्यूल देता है, यानी एनर्जी भी हम कह सकते हैं, तो वो देता है जिससे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो आसानी से, इजीली से और सेफ जो है वो फंक्शन काम हो जाता है। अब सिक्स हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास दो चीज़ें होती है, डीएनए है, एक आरएनए है। डीएनए पढ़ते हैं पहले। डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे है? डीएनए हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। जाहिर सी बात है, जब हम सेल लेते हैं, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है। ओके, जब क्रोमोसोम्स फिर किस हालत में बनते हैं? जब हमारे पास एक सेल से दूसरा सेल बनता है, मीन सेल डिवीजन होती है, तब ये हमारे पास क्रोमोसोम जो है, डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में अपने आप को अरेंज कर देते हैं, तो वो उसकी सेल डिवीजन में ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर अगर हम किसी क्रोमोसोम्स का छोटा पीस काट के देखते हैं तो उसको हम जीन बोलते हैं। तो बेसिकली वी कैन से दैट न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, जीन्स, तीनों में हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए का फंक्शन ये है कि वो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। अब हमारे पास है आरएनए। आरएनए हमारे पास प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। वही मैंने बताया था कि ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है सेल का, और ये हमारे पास न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है। जाहिर सी बात है, जो हम कमरे में चार दीवारी होती है और उस पर कारपेट बिछाया होता है, कारपेट के ऊपर जितनी भी चीज़ें रखी होती है, तो साइटोप्लाज्म भी ऐसा ही है, एक सेल में जैसे कारपेट लाइक है, और उसमें हमारे पास ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसी तरह है, और इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और ये अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है जब हमारे पास प्रोटीन बनने का अमल होता है। अब सेवंथ इसमें आता है हमारे पास विटामिन्स प्लस मिनरल्स। ये दोनों हमारे पास साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस में भी मौजूद होते हैं। तो विटामिन्स का फंक्शन अलग है, मिनरल्स का थोड़ा बहुत अलग है। विटामिन्स फंक्शन जो है ये एंजाइम के साथ जब हमारे पास केमिकल प्रोसेस होता है वहाँ पे हेल्प करता है, उसके साथ काम करता है। और मिनरल्स का फंक्शन ये है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म केमिकल प्रोसेस होता है वो उसको नॉर्मल रखता है और ऑस्मोटिक बैलेंस रखता है, यानी वही जो पिछले टॉपिक में समझाया था, स्ट्रेंथ टू बफर को जो है वो स्ट्रेंथ देता है। अब एक चीज़ हमारे पास इसमें आती है बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट क्या होता है? हमारे पास 16 एलिमेंट्स है ऐसे, और कुछ बाकी एलिमेंट्स भी है जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट विच अकर इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ख़ास ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो एलिमेंट तो वो बायो एलिमेंट कहलाते हैं। हमारे पास ओनली 6 बायो एलिमेंट प्रेजेंट 90% ऑफ द मास। हमारे पास हमारी बॉडी में सिर्फ 90% जो मास के तहत मौजूद है वो सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स है, जिसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन है,
जिसके परसेंटेज हमारे पास है 65%। दूसरा हमारे पास इसमें है ऑक्सीजन। अब 6 बायो एलिमेंट्स में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ऑक्सीजन, जिसकी परसेंटेज है 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फास्फोरस 1। तो ये 6 बायो एलिमेंट जो मैंने बताया था 90% ऑफ द मास किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर 2 को। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एंड लाइक कीजिए मेरे वीडियोस, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मेरे जितने न्यू अपलोड वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।